आपका स्वागत है बहुजन संवाद में। हम आज बात करेंगे कल किसानों और मजदूरों की जो हड़ताल है उसको लेकर के। इस हड़ताल को लेकर के पूरे देश के अंदर जो सीटीयू के मतलब जो 10 श्रमिक संगठन हैं, उनके साथ साथ देश के अंदर जो भी किसान संगठन, जो भी श्रमिक संगठन है, सबने तैयारी की है। समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा उतरा है, देश के तमाम किसान संगठन उतरे हैं। तमाम सारे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। जो मुख्य तौर पर मुद्दा है वो है 4 लोबर कोड को जो थोपा गया है, उसका मतलब क्या है। ये हमारे साथ में जो अमरजीत कौर जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं टक की, वो हमको बतलाएंगी। हम बात करेंगे जो निजीकरण का क्या असर होने वाला है, किस तरीके से मिनिमम वेज भी लागू नहीं है, मनरेगा खत्म कर दिया गया है। हम एमएसपी चाहते हैं, किसान हम कर्जा मुक्ति चाहते हैं। इन सब सवालों को लेकर के हड़ताल की जा रही। हड़ताल का असर स्पष्ट दिखलाई दे रहा है, पार्लियामेंट में भी दिखलाई पड़ा। पार्लियामेंट के अंदर गजब का माहौल था, प्रधानमंत्री भी भाग गए पार्लियामेंट में से। और आपको मालूम ही, अविश्वास जो प्रस्ताव आया तो ओम बिरला भी जो है वो नदारद रहे। तो मतलब यह है कि सड़कों से लेकर के और संसद तक इसका असर दिखलाई पड़ रहा है। असर तो कल दिखलाई पड़ेगा, उसके बारे में हम अभी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे आपका और परिचय कराता हूं। विश्वास उड़गी साहब तो बैंकर्स के बड़े ट्रेड यूनियन के नेता हैं, वहां के जो बैंक एम्प्लॉइज हैं उसके बड़े नेता हैं। हमारे साथ में जो हमारा जाना पहचाना चेहरा है इस बहुजन संवाद के, वो जितेंद्र सिंह सिसोडी जी हैं, वो छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। और हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जुड़े हैं डॉक्टर तिवारी जी बनारस से। तो सबसे पहले मैं एटक की ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने एक श्रमिकों का और जो किसानों का जो एक किस्म का बड़ा गठबंधन बना है, ऐतिहासिक बना है। मुझे लगता है कि आजादी के पहले भी नहीं बना, आजादी के बाद भी नहीं बना। जब से एसकेएम बना तभी से ही सीटीयू ने किसानों के समर्थन का निर्णय लिया। और फिर उसके बाद में एक म्यूचुअल बात हो गई, फिर संवाद हो गया, फिर कमेटियां बनने लगी। हम लोग एक साथ काम करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगी। पहले हड़ताल से हम शुरू करते हैं। हड़ताल की क्या तैयारी है कॉमरेड अमरजीत कौर जी, और कल क्या आपकी अपेक्षा है? धन्यवाद आपका। आपने मुझे मौका दिया कि मैं पहले बात कर सकूं। और आनंद प्रकाश तिवारी जी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया सुबह कि आपको हर हालत में जुड़ना है। और बाकी साथी जुड़े हुए हैं, वो बातों को आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ बातें तो कह देना चाहूंगी शुरू के अंदर, ताकि मैं अगर मुक्ति भी ले लूं इसमें से और काम के लिए, तो आप मुझे क्षमा करेंगे। देखिए, हम लोग अपने मुद्दों पे श्रमिक 2009 से अपना मोर्चा बनाए हुए हैं। वो जो यूनाइटेड प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म में बीएमएस भी हुआ करते थे, जो 2015 के बाद हमसे जो पहली हड़ताल हम लोगों ने कॉल की उसकी तैयारी तक रहे, लेकिन हड़ताल से वो फिर पीछे हट गए, मुकर गए और वो उस मोर्चे से बाहर हो गए। उनको शायद दिशा निर्देश यही था कि सरकार के विरुद्ध किसी हड़ताल के एक्शन के कार्यक्रम में नहीं आना। तो हमारी बाकी जो 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस में से 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस थी, उनका प्लेटफॉर्म जारी रहा। तो ये कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तब से चल रहा था। क्योंकि ये महसूस किया गया था कि जिस तरीके के हमले हैं, पब्लिक सेक्टर के ऊपर हमले हैं, जिस तरीके पे कानून लागू नहीं होते, वायलेशन होती रहती है, जिस तरीके से न्यू लिबरल इकोनॉमी का इम्पैक्ट जो आ रहा है, उसकी वजह से श्रमिकों के ऊपर बहुत प्रेशर है। तो उस सारी चीज के अंदर अकेले अकेले कोई नहीं लड़ सकता। तो पहली प्रोसेस ये की कि हर सेक्टर की जो यूनियंस हैं वो एक साथ हों। जैसे बैंक्स वालों की हुई, यूएफबीयू बना, ऐसे ही और सेक्टर्स की बनी, इंश्योरेंस वालों की बनी, स्टील वालों की बनी, कोल वालों की बनी, कॉपर वालों की बनी, पाइपलाइन पेट्रोलियम वालों की बनी। सब ने अपनी अपनी ज्वाइंट फ्रंट्स बनाए और उनको समझ में आई कि अगर अपने पब्लिक सेक्टर को और पब्लिक सर्विसेज को बचाना है तो हमें एक साथ होना पड़ेगा। और लेकिन 2009 में ये समझ में आई कि सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को एक साथ होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, तभी उन फेडरेशंस को भी ताकत मिलेगी। तो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की वो मोर्चाबंदी शुरू हुई। बहरहाल उस लड़ाई को हम लगातार
सेट ऑफ डिमांड्स को लेकर के लड़ रहे थे, जिसके अंदर मिनिमम वेज का इशू बहुत बड़ा इशू था कि हम नेशनल लेवल पे मिनिमम वेज हमारी 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशंस के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट का जो उसके ऊपर जजमेंट था रब्तकोस का, उसके हिसाब से हमें देना चाहिए। तो निजीकरण का विरोध करने के लिए और रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही उसकी भर्ती के लिए, नई जॉब क्रिएशन के वास्ते, और उसके लिए फिर मिनिमम वेज के कंसेप्ट को लेके और अन्य बहुत से मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ रहे थे। और हम ये कह रहे थे कि जब पूरी दुनिया में नई आर्थिक नीति को डाला जा रहा है और इंडिया के अंदर भी डाला जा रहा है, तो हमारी लेबर अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी। ये कंपटीशन के नाम पे श्रमिकों पे हमले हो जाएंगे। इसलिए हमें लेबर लॉज के अंदर मजबूती लानी चाहिए, चेंज करना चाहिए। हम लोग भी रिफॉर्म्स की बात करें, हमारी रिफॉर्म का मतलब था कि सुधार करो, बेहतरी की तरफ ले जाओ, लेकिन वो ना करके हमारे देश के अंदर मजदूरों को इस कॉम्पिटिटिव जगत के अंदर खुला छोड़ दो कॉर्पोरेट्स और एम्प्लॉयर्स के सामने कि वो जितना चाहे एक्सप्लॉइट कर सकें। वो एटीट्यूड गवर्नेंस की तरफ से आया, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार आया। तो इसलिए हमारी मोर्चाबंदी लगातार चलती रही। हम किसी किस्म के इस तरीके के लॉज का विरोध करते रहे। इसलिए हमने सेकंड लेबर कमीशन की जो फॉर्मेशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी उसका भी हमने विरोध किया था। और जब वो उसकी रिकमेंडेशंस आई तो उसके अंदर भी हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर ऐतराज जताया और हमने कहा कि किसी किस्म से आप हमारे लेबर लॉज को रिफॉर्म्स के नाम पे प्रो एम्प्लॉयर नहीं बनाओगे। तो ये जद्दोजहद लगातार कई दशकों से चली है। बहरहाल इस गवर्नमेंट ने जो है 2015 में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की, वो भी चूंकि शेड्यूल्ड थी, उसकी तैयारियां पहले से अधिकारियों की हुई थी, इसलिए वो हो पाई। शायद नरेंद्र मोदी के राज में वो भी ना होती। वो एक ही इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद आज तक नहीं हुई। उस इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लियरली इस बात को रखा गया था सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, इनॉग्रल सेशन में मैं उसके अंदर मौजूद थी। और मुझे याद है गुरुदास दास गुप्ता खड़े हो गए और उन्होंने सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से ये कहा कि आपने 4 लॉज चेंज कर दिए वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट के थ्रू राजस्थान में, और आप राष्ट्रपति के सिग्नेचर करवा रहे हो। आपने कहा हमसे बात की, आपने राजस्थान की ट्रेड यूनियंस को नहीं पूछा, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को नहीं पूछा, आप इस देश के प्रोसीजर को नहीं मान रहे हो, आपने ये सब कुछ क्यों किया है? तो इसलिए उस पर हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। वो इशू उठाया और हमारे प्रॉफिट गिविंग पब्लिक सेक्टर को भी आप लोग बेचने पे लगा रखे हो, ये गलत है। ये बात रखी गई थी, वहां सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने इसको एंडोर्स किया था। लेकिन जवाब क्या मिला था? उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, वो मौजूद थे। उन्होंने सीधी बात कही जो सरकार की सोच थी, उन्होंने रखी कि प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर को नहीं बेचेंगे तो खरीदार कहां से आएगा, घाटे वाले नहीं आएंगे। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, दे वांट टू सेल अवर पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सर्विसेज, नो डाउट अबाउट इट, दे वर ऑलवेज अपोज टू इट। तो दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री बोले तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम आपकी बात का ख्याल रखेंगे, कोई भी कानून आपसे बात किए बिना चेंज नहीं किया जाएगा और उसकी आप चिंता नहीं रखें, लेकिन हम श्रमेव जयते के नाम पे श्रमिकों के लिए बहुत कर रहे हैं, आप नीचे इसका प्रचार कीजिए। तो यूनियंस का जवाब था कि हम आपके प्रचारक नहीं हैं, हम अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, हम आपके प्रचारक नहीं हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि श्रमिकों के लॉज को अगर चेंज करना है तो उनसे बात करके ही हो सकता, आप नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या किया है? 2015 में जुलाई में आप प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे बात किए बिना चेंज नहीं करेंगे, और 15 अगस्त 2015 में आप खड़े होते हैं लाल किला के ऊपर, अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ, और आप कहते हैं मैं 44 सेंट्रल लेबर लॉज को 4 कोड में बदल दूंगा। तो आप कहते कुछ है, करते कुछ है। आप प्रॉमिस करते हैं, यू टर्न लेते हैं और झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। ये प्रधानमंत्री ने किया। और उसके बाद से इन्होंने बिना ट्रेड यूनियन से बात किए, बिना इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाए, इन्होंने वेब पेज पे कोड्स डालने शुरू कर दिए। तो पहला कोड जो कोड्स डाले इन्होंने, तो हम लोगों ने तुरंत ऑब्जेक्ट किया कि आप ट्रेड यूनियन से बात कीजिए, आप ड्राफ्टिंग स्टेज पे ट्रेड यूनियंस इन्वॉल्व होनी चाहिए, एम्प्लॉयर्स इन्वॉल्व होने चाहिए, और गवर्नमेंट ने एक बीच का रोल अदा करना होता है ट्राईपार्टिज्म के अंदर। आप खुद इनिशिएटिव लेके प्रो एम्प्लॉयर कोड्स कैसे बना रहे हो? हम लोगों ने ये कहा
गवर्नमेंट ने अनसुनी कर दी। तो पहला कोड जो था, कोड ऑन वेजेस 2019 में पेश किया गया, और इतना बड़ा मजाक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग वेज की बात करता है। हमारे देश में पार्लियामेंट से पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट है, जिसका इस्तेमाल हम बेइंतहा, हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है 90% से ज्यादा है, 92-93% के करीब, उसको हम इन्हीं लॉज के जरिए से उस लेबर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज वो तो कवर्ड ही नहीं है, वास्ट मेजोरिटी तो कवर्ड ही नहीं है लेबर लॉज में। हमारा वर्कर, हमारा बहुत ही कम कवरेज है, और हम चाह रहे थे लेबर लॉज में चेंजेस आए, रिफॉर्म्स आए, सबको कवरेज मिले, असंगठित क्षेत्र को कवरेज मिले। लेकिन इन्होंने उस कोड को इंट्रोड्यूस करते हुए हमारा लिविंग वेज छोड़िए, फेयर वेज छोड़िए, एक मिनिमम वेज है जो जिंदा रहने के लिए सब्सिस्टेंस वेज है, उसकी बजाय इन्होंने फ्लोर लेवल मिनिमम वेज की बात की, और उसमें कहा 178 रुपए पर डे देंगे। इसका मतलब है जिन स्टेट्स में इससे ज्यादा मिल रहा है उनकी मर्जी, एम्प्लॉयर्स की मर्जी, आप 178 दे दो, 179 दे दो, आपको कानून कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जो मिनिमम वेज आप पहले दे रहे उससे नीचे भी आ जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो कोड ऑन वेजेस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में गया, उसमें जो भी हम लोगों की सजेशंस गई, हम लोगों ने भेजी वहां पर सजेशंस, उन सारी सजेशंस को अनदेखा किया गया। और जस्ट ए मिनट, मैं फोन ऑफ कर दूं। तो जी कॉमरेड, ये कल की हड़ताल के बारे में आप ये पूरी पृष्ठभूमि आपने बताई है, वो जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि कल की हड़ताल के ऊपर आप अगर बताएंगी तो, क्योंकि बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, आधे घंटे का। पहला कोड भी जो आया इस ढंग से आया, बाकी 3 कोड तब आए जब किसानों के लाए गए बिल, 3 कानून जिसपे उनका एजिटेशन शुरू हुआ था, उसी सितंबर के महीने में 2020 में बाकी 3 कोड लाए गए। रूल फ्रेमिंग पे भी डिस्कशन नहीं हुई, हमको बायकॉट करना पड़ा। 5 हड़तालें हमने इस बीच में की इन कोड्स को रोकने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली अक्टूबर के महीने में ये लेबर पॉलिसी लेके आए जो बहुत ही डेरोगेटरी है, जो स्मृतियों को कोट करती है, जो वर्कर को कहती है तुम्हारे राइट्स नहीं है, तुम्हारी ये सेक्रेट ड्यूटी है, लेबर करते रहो, जो ट्रेड यूनियंस के अधिकारों को खत्म करती है, फैसिलिटेटर टू एम्प्लॉयर्स बनाती है, इंस्पेक्शन राज को खत्म करती है, और मिनिमम वेज के कंसेप्ट को खत्म करती है, वर्किंग आवर्स को 8 से 10, 8 से 12 बढ़ाने की बात करती है, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ था उस कोड को भी श्रिंक करके उससे लोगों को बाहर ज्यादा फेंकती है। सोशल सिक्योरिटी इनका क्लेम है सबको देंगे, वो भी एक झूठ है, बहुत बड़ा पुलिंदा है। आज चूंकि केवल लेबर कोड्स पे बात नहीं हो रही है, स्ट्राइक हम कल करने जा रहे हैं, ये हमारी स्ट्राइक के अधिकार को छीन लेंगे इन लेबर कोड्स के जरिए से, ले दे के ये लेबर कोड्स हिंदुस्तान की लेबर को स्लेवरी की तरफ भेजना चाहते हैं। प्रो कॉर्पोरेट, प्रो एम्प्लॉयर कोड्स है। तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो कल की हड़ताल का है ये लेबर कोड्स है। दूसरा मुद्दा जिसको हम लोगों ने कैंपेन किया है, एसकेएम ने अपने लेवल पे किया है और हम लोगों ने उस मुद्दे को अपने कैंपेन में लिया है, ट्रेड यूनियंस ने, वो है सीड बिल। सीड बिल को लाने का मतलब है कि सब्सिडाइज्ड बीज जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज किसानों को सप्लाई करती थी उसको खतरा आ जाएगा, और मोनसेंटो जैसी बदनाम कंपनियां यहां पर सीड को फेंकेंगी। ये बहुत बड़ा हमला हमारी खेती पे और किसानों के ऊपर है और आम जनमानस पे है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड ये कंपनियां फेंकेंगी तो हिंदुस्तानियों की सेहत के ऊपर असर पड़ेगा। तीसरी चीज जो हम लोगों ने ली है वो ट्रेड यूनियंस और किसानों का मुद्दा है, वो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। किसान को सब्सिडी नहीं मिलेगी खेती इस पे, बिजली पे, तो गरीबों को भी सब्सिडी नहीं दे पाएंगी स्टेट गवर्नमेंट्स, और ना ही एजुकेशन पे, हेल्थ पे और छोटे सेक्टर को कोई सब्सिडी मिलेगी। तो ये ले दे के अडानीज एंड अंबानीज जैसी कंपनियों को बिजली वितरण उनके हाथ में देके उन कॉर्पोरेट घरानों को मदद पहुंचाने की बात है। ये जनमानस के विरुद्ध भी है, ये किसान के विरुद्ध है, खेती के विरुद्ध है। इसी तरीके से हम लोगों का ये मानना है कि जो मनरेगा है, जो डिमांड बेस्ड था, आपके पास काम नहीं है आप काम मांगेंगे, काम मांगा है आपको जॉब कार्ड मिलेगा, आपको जॉब कार्ड मिला है जॉब देनी पड़ेगी, आप जॉब नहीं दे पा रहे तो पेमेंट देनी पड़ेगी। ये डिमांड बेस्ड कानून बना, उस डिमांड बेस्ड कानून को इन्होंने खत्म कर दिया है।
क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट भी जिंदा नहीं रहने देना चाहते हैं। सोशलिस्ट इंडिया बनाने की तो बहुत दूर की बात है। तो इन्होंने उसकी जगह पे जो कानून लाया है वो सप्लाई बेस्ड है, इसलिए रूरल इंडिया का जो ग्रामीण गरीब है वो एजिटेटेड है इस इशू पे, तो वो बड़े पैमाने पे इसमें शामिल हो रहा है। तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सेंटर से कि कहां देना है। शेयर भी चेंज कर दिया है, 10% सेंटर गवर्नमेंट 90% देती थी तो 10% स्टेट को खर्च करना होता था। अब स्टेट पे 40% कर दिया, सेंटर केवल 60% करेगा और स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, तो वहां जो नया कानून आया है लागू हो नहीं पाएगा। और वो भी गवर्नमेंट तय करेगी कि स्टेट को देना है किसको नहीं। तो अंडरस्टूड है बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को जाएगा वो फॉर पर्पस ऑफ विनिंग सम वोट्स एंड ऑल। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिससे एग्रीकल्चर वर्कर्स की सारी यूनियनों ने नेशनल कन्वेंशन करा 8 जनवरी को और इस कैंपेन को लिया और कहा कि 12 फरवरी की हड़ताल में वो भी शामिल होंगे। जैसे किसानों ने अनकंडीशनल सपोर्ट डिक्लेयर करी और उनके ये मुद्दे आए। उसी में ही 100% एफडीआई जो इंश्योरेंस की है और जो बैंक्स के ऊपर और हमला करने के लिए इन्होंने एक स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने के लिए फाइनेंस सेक्टर में कमेटी बनाई है पार्लियामेंट में, वो मुद्दे हैं जो फाइनेंस सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हायर एजुकेशन को बर्बाद करने के मुद्दे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। ले दे के हमारी प्रिपरेशन कैसी है कि ये सारे सेक्शन, दोनों प्रोड्यूसिंग सेक्शंस हैं, वर्कर्स एंड फार्मर्स, दोनों सेक्शंस इस मैदान में हैं। और एग्रीकल्चर वर्कर तो वर्कर श्रेणी में आता है। बहरहाल उनकी अपनी इंडिपेंडेंट यूनिट्स है जिन्होंने भी इसके ऊपर डिसीजन लिया है। यूथ इस एजिटेशन में हमारा साथ दे रहा है, स्टूडेंट्स हमारे साथ दे रहे हैं, उनका हायर एजुकेशन का मुद्दा भी हमारे इन मुद्दों के अंदर है। तो इस हड़ताल की तरफ बढ़ते हुए स्ट्राइक नोटिस ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स में दिए गए हैं। गवर्नमेंट में बहुत बड़ा पैनिक है और उन्होंने सब जगह के ऊपर आरएलसी को, सीएलसी को, डीएलसी को सबको लगाया, लगातार यूनियंस को बुला बुला के हड़ताल मत कीजिए, हड़ताल मत कीजिए, देयर इज ए पैनिक इन गवर्नमेंट। तो ये समझ में आ रहा है, उनको दिख रहा है कि तैयारी बहुत अच्छी है। हमको लगता है कि 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये मोबिलाइजेशन होने वाला है। और पिछली हड़ताल हमारी 9 जुलाई की 25 करोड़ पार्टिसिपेशन लगभग हम समझ पाए थे 500 to 550 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। इस बार 600 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट क्रॉस होंगे। इस बार मोबिलाइजेशन 35 करोड़ से नीचे नहीं होगी क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा है और उसमें उबाल आ गया है। सुनीलम जी, ये जो इन्होंने सो कॉल्ड ट्रेड डील किया है, 18% हम पे लादा है जो हमारा माल जाएगा अमेरिका में और अमेरिका का माल यहाँ डंप होगा, जिसमें फल भी है, सब्जियां भी है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी है। हमारी किसानी के खिलाफ, खेती के खिलाफ आप कह रहे हैं कि वहां से माल डंप होगा, 0 टैरिफ होगा। तो हमारे पास जो सामान आता था अमेरिका से उसमें आइटम टू आइटम 10% से 40% लगता था, अब सब 0 होगा। जो यहां से बाहर जाता था हमारे ऊपर 3% का टैरिफ लगता था सिर्फ, वो 18% होगा। और गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, मंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये जो ट्रेड डील है ये हिंदुस्तान की खेती को अमेरिका की झोली में रखने वाली बात है और उसी हिसाब से हम समझ, जो फार्मिंग कम्युनिटी का गुस्सा है वो भी उबाल में दिखेगा। बहरहाल ये हड़ताल की तैयारी बहुत अच्छी है सभी सेक्शंस की तरफ से। ये ऐतिहासिक हड़ताल एक स्टेप स्टोन है। इसके बाद लंबी लड़ाइयों की तरफ हमें बढ़ना होगा और जो सेक्शंस इसमें जुड़े हैं उनकी यूनिटी को और भी बड़े पैमाने पे आने वाले दिनों में कायम करने की जरूरत होगी। केवल सेंट्रल ट्रेड यूनियन स्टेट की सेंट्रल ट्रेड यूनियन ही नहीं है दास, जितनी स्टेट्स के अंदर यूनियंस हैं डिफरेंट सेक्शंस में, वो स्टेट का जो पूरा उसका चैप्टर है उसके साथ जुड़ करके उस कैंपेन में है। तो उसी हिसाब से बहुत सी इंडिपेंडेंट जो ट्रेड यूनियंस है वर्कर्स की, वो सब भी इस कैंपेन के अंदर हैं। उनसे भी लगातार रास्ता भी बना रहा और नीचे कैंपेन भी हुई और इसको कल हम देखेंगे बहुत शानदार हड़ताल
ये होने वाली है और देश के हित में जी। है, जनवाद के हित में है, सॉवरेंटी के हित में है, देश की इंडिपेंडेंस के हित में है, देश में खेती और किसानी को बचाने के हित में है और मजदूर को गुलामी से बचाने के हित में है। तो हम सबको इस हड़ताल को कामयाब करने के लिए अपने अपने प्रयास को आज रात 12 बजे के बाद से हमारे प्रयास शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से सेक्टर्स के अंदर जो है रात को 12 बजे से उनका ड्यूटी शुरू होता है, तो उस टाइम जी। से ही शुरू होगा। बहरहाल बहुत शानदार, बहुत सारी स्टेट्स में बंद जैसी स्थिति रहेगी, रास्ता रोको होगा, रेल रोको होगा, मैस मोबिलाइजेशन होंगी बहुत सारी जगहों के ऊपर। बहुत के पास में अंतिम टिप्पणी के लिए आता हूं। तिवारी जी, अगर राजनीतिक दल सभी इंडिया ब्लॉक ने अगर इसका समर्थन कर दिया होता तो जिस तरह से 9 जुलाई के अंदर ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी, मुझे लगता है कि जो हड़ताल की इंटेंसिटी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन सवाल ये भी है कि संयुक्त किसान मोर्चे के जो किसान संगठन है वो ये कहते हैं कि भाई हम पार्टियों के पास क्यों जाएं। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है वो कहते हैं कि हम क्यों जाएं पार्टियों के पास में, पार्टियों को तो खुद तय करना चाहिए। बात भी एकदम ठीक है, लेकिन जब मिले भी थे तो अगर वो ऐलान कर देते और उनका अगर इस देश के अंदर पूरे विपक्ष का एक एक कार्यकर्ता किसानों और मजदूरों के अगर पक्ष में उतर जाता तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज जाता। घबराई हुई है सरकार, लेकिन घुटनों पर आ सकती थी। तिवारी जी। जी, सारे संगठनों की अपनी भूमिका होती है, आंदोलनों की अपनी भूमिका होती है, राजनीतिक दल अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, संसद में कर रहे हैं और सड़क पर उसी भूमिका का निर्वहन हमारे जनसंगठन कर रहे हैं, हमारा मजदूर संगठन कर रहा है, हमारा किसान संगठन कर रहा है और तमाम देशव्यापी लोग कर रहे हैं। ये 45 साल के बाद ये ऐतिहासिक आंदोलन जो कल होने जा रहा है, वो कल का आंदोलन कोई फाइनल आंदोलन नहीं है। कल तो हम इसको एक प्रस्थान बिंदु मानते हैं, उस वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए हम वो प्रोसीड करने जा रहे हैं। अब सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई का कोऑर्डिनेशन होना है। अब तक तो केवल मजदूर और किसानों के वो संघर्ष का कोऑर्डिनेशन हुआ, लेकिन अब आने वाले दिनों में राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता और जन संगठनों के बीच का कोऑर्डिनेशन दिखाई पड़ेगा, जो कल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। जो स्थितियां परिस्थितियां इस समय देशव्यापी बनी है और विश्व स्तरीय बनी है, उसमें संसद में राजनीतिक दल संघर्ष करेंगे और सड़क पर हमारे जनसंगठन संघर्ष करेंगे, मजदूर अपना संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ेगा और किसान संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अब यह व्यापक रूप से यह आंदोलन निश्चित रूप से यह वैकल्पिक व्यवस्था की ओर बढ़ेगा। ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक केवल खूंटा गाड़ने के लिए, तंबू गाड़ने के लिए यहाँ जगह दिया गया था और फिलहाल तो इस सरकार ने तो अमेरिकी कॉर्पोरेट को छत्र छाया देकर के इसकी अगवानी कर रहा है। तो इसका जो व्यापक असर होने वाला है और देश की अस्मिता का संकट पैदा होने वाला है। ऐसी हालत में कल का निश्चित रूप से कल का आंदोलन संसद से सड़क तक का, राजनीतिक दलों से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, जन संगठनों तक का एक व्यापक समुच्चय बनने जा रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसका अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल एक व्यापक तरीके का संदेश हमारे देश को देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया तिवारी जी। और मैं अपील बहुजन संवाद के इस हम चैनल के ओर से भी अपील करना चाहते हैं कि उतरें साथी और उतर करके मैदान में उतरें, इस हड़ताल का समर्थन करें, किसानों और मजदूरों का समर्थन करें, देश में लोकतंत्र को, संविधान को बचाएं और किसान और मजदूरों को जो गुलाम बनाने की कोशिश है उस कोशिश को परास्त करें। बहुत बहुत